रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत असल में होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। साल 2012 का यह समय था और इसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश, उम्र इसकी लगभग 20 साल के आसपास रही होगी। राकेश जो थे, इनके जो पिता थे, ये पुलिस महकमे से रिटायर हुए थे। पुलिस महकमे में अच्छी खासी पोस्ट पर थे, यानी घर में पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं और दूसरी जो समाज में नाम रुतबा था वो अलग से। सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे जब राकेश बड़ा हुआ तो राकेश के माता पिता को ये चिंता हुई कि राकेश की शादी की जाए। लिहाजा राकेश के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद में राकेश की शादी एक लड़की जिसका नाम रत्नेश होता है उसके साथ में हो जाती है। रत्नेश और राकेश एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। अब राकेश अपनी पत्नी रत्नेश के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है। धीरे धीरे समय गुजरता है। साल 2012 में राकेश की शादी हुई थी। धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो साल 2015 आ गया और साल 2015 आते आते राकेश और उनकी पत्नी रत्नेश को 2 बच्चे हो चुके थे। एक बेटी जिसका नाम अवंती, एक बेटा जिसका नाम अर्पित। पूरा ही परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। सारी ही चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थीं। लेकिन इसी बीच में जो घर के मुखिया होते हैं, जो पुलिस महकमे से रिटायर हुए थे, यानी राकेश के पिताजी जिनका नाम था बनवारी लाल, वो एक दिन बैठे बैठे सोचते हैं कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ तो है नहीं, लिहाजा घर में अब पोती पोते भी हो चुके हैं तो इनके लिए भी अच्छी शिक्षा करानी चाहिए। इसलिए एक दिन ये अपने बेटे राकेश से जिक्र करते हैं कि यहाँ पर उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया जा सके। इसलिए अपने बेटे से जिक्र करते हैं कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर रिटायर होकर अच्छा खासा पैसा भी मिला है तो उस पैसे का भी यूज़ हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की भी अच्छी खासी शिक्षा हो जाए। तो उसके बाद में राकेश और उनके पिताजी जो होते हैं बनवारी लाल, ये दोनों बैठकर राय मशवरा करते हैं और उसके बाद में फ़ैसला करते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग नोएडा चलते हैं। क्योंकि जो नोएडा है ये दिल्ली के करीब भी है और नोएडा से अगर कोई दिल्ली में नौकरी करना चाहेगा तो नौकरी भी आसानी से कर सकता है। दूसरी तरफ बच्चों की जो स्कूलिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी क्योंकि दिल्ली के पास में है, वहाँ पर अच्छे स्कूल हैं। लिहाजा बाप और बेटे यानी राकेश और बनवारी लाल जब पूरा फैसला कर लेते हैं कि हमें नोएडा जाना है तो उसके बाद में ये लोग पता निकालते हैं कि नोएडा में कौन सी जगह बेहतर रहेगी। तो उसके बाद में ये पूरा परिवार इस अलीगढ़ से निकलता है और नोएडा पहुँच जाता है। इस नोएडा में एक थाना पड़ता है, बिसरख थाना। इसी बिसरख थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, पंच विहार कॉलोनी। उसी पंच विहार कॉलोनी में ये लोग पहुंचते हैं और वहां पर एक आध मकान भी खरीद लेते हैं क्योंकि पैसा अच्छा खासा इनके पास में था। जो रिटायर हुए थे तो वहां से भी अच्छा पैसा मिला था, इसलिए बाकायदा ये वहां पर एक मकान खरीदते हैं। और मकान खरीदने के बाद में अब पूरा ही परिवार उस नोएडा के बिसरख थाना के पंच विहार कॉलोनी में रहने लग जाता है। पंच विहार कॉलोनी कोई ऐसा नहीं था कि छोटी मोटी जगह हो, बड़ी जगह थी। महंगे महंगे वहाँ पर प्लॉट कटते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी मोटी जगह थी, इसलिए जो पूरा परिवार है वहाँ पर रहने लग जाता है। अब पूरे परिवार में जो भी व्यक्ति जिस तरीके से चाह रहा था वो अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से जी रहा था। अब ये जो पूरा परिवार था अलीगढ़ से निकलकर नोएडा पहुंच चुका था, नोएडा में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन इनका पुश्तैनी घर अलीगढ़ में ही मौजूद था। तो जो परिवार के मुखिया थे बनवारी लाल, वो कभी कभी अलीगढ़ आ जाया करते थे। जब अलीगढ़ आ जाया करते थे तो नोएडा वाले जो उनका घर है उसमें राकेश, उनकी पत्नी रत्नेश और उनके बच्चे ही रहा करते थे। दूसरी तरफ जो राकेश था उसने भी एक नौकरी पकड़ ली थी अच्छी खासी, तो वो भी नौकरी करा करता था। और परिवार में जो ऑलरेडी पहले से ही परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बेहतर थी, यानी परिवार में एक तरीके से हर तरीके की सुख सुविधाएं मौजूद थी। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। राकेश ने भी नौकरी पकड़ ली थी। पिता जो थे वो घर का कामकाज भी देखते थे, दूसरी तरफ रिटायर हुए थे तो कुछ पेंशन वगैरह भी आती थी। इसी तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन इसी बीच में जो वक्त था गुजरते गुजरते साल 2018 का वक्त आ जाता है और इसी साल 2018 के फरवरी महीने में, यानी 14-15 फरवरी की ये बात है। 14 फरवरी को जब राकेश अपनी ड्यूटी से लौटते हैं तो देखते क्या है कि घर में ना उनके बच्चे हैं ना पत्नी है। अब शुरुआत में जब इस तरीके की चीज़ें राकेश देखते हैं तो मन में अजीब अजीब तरीके के सवाल आते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं था कि वो घर आए तो पत्नी और बच्चे मिले ना। इसलिए राकेश के मन में, राकेश के जहन में ये सवाल भी आता है कि हो सकता है कि बच्चे कहीं बाहर वगैरह जाने की ज़िद कर रहे हों और उस समय पत्नी ने कहा हो कि चलो ठीक है बाहर से कुछ खिला पिला लाती हूँ। लेकिन आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। आमतौर पर पत्नी कभी भी पति से बिना पूछे कहीं गई नहीं थी।
इसलिए अब जो राकेश थे अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं। जब मोबाइल नंबर ट्राई करते हैं तो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बताता है। जब नॉट रीचेबल मोबाइल नंबर बताता है तो कहीं ना कहीं जो राकेश थे अब इनके मन में घबराहट और चेहरे पर इनके साफ दिखाई पड़ रही थी। अब उसके बाद में राकेश घबराया हुआ तुरंत अपने पिता को कॉल लगाता है, बनवारी लाल को, और अपने बड़े भाई को कॉल लगाता है कि इस तरीके से मैं ड्यूटी से आया तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, कहाँ चले गए। उसके बाद में जो बनवारी लाल होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उसके बाद में बनवारी लाल और जो बड़ा बेटा दौड़े दौड़े भागे भागे राकेश के पास पहुंचते हैं, सारी बात पूछते हैं। उसके बाद में बनवारी लाल कहते हैं कि एक बार तुम अपने ससुराल में फ़ोन कर लो, जो तुम्हारे ससुर मोतीलाल हैं उनसे एक बार पूछ लो कहीं ऐसा तो नहीं कि रत्नेश यहाँ पर आ गई हो। उसके बाद में जो राकेश होता है अपने ससुर मोतीलाल को कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद में पूछता है कि ससुर जी रत्नेश वहाँ पर आई है। लेकिन जो मोतीलाल होते हैं जब वो ये सुनते हैं कि दामाद फ़ोन कर रहा है और उसकी जो पत्नी है यानी मेरी जो बेटी है रत्नेश वो घर से अचानक से बिना बताए कहीं चली गई है, तो मोतीलाल को भी कहीं डाउट होता है कहीं ऐसा तो नहीं दाल में कुछ काला है। उसके बाद में मोतीलाल अपने दामाद से तो ये कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आई है, लेकिन फिर से दौड़े दौड़े भागे भागे वहीं पर पहुँच जाते हैं और सारी बात पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो जो घर वाले होते हैं यानी राकेश, बनवारी लाल और उनका जो बड़ा वाला बेटा होता है वो सारी बात बताते हैं मोतीलाल को। और मोतीलाल कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो कुछ कर पाते। इससे पहले ही जो बनवारी लाल होते हैं राकेश के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बेटी रत्नेश है वो किसी के साथ कहीं भाग गई है। अब जब ये बात अपने समधी यानी बनवारी लाल के मुंह से मोतीलाल सुनते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं कि चलो ठीक है गई है, लेकिन बच्चों को लेकर कहाँ चली गई। आमतौर पर अगर लड़की कहीं भाग भी जाती है तो बच्चों को तो साथ नहीं ले जाती। तो जो मोतीलाल होते हैं गुस्से में उठते हैं और उठने के बाद में कहते हैं कि मेरी बेटी कहीं भागी नहीं है, बल्कि मेरी बेटी और मेरे नाती पोतों को तुमने ही कहीं गायब किया है। उसके बाद जो मोतीलाल होते हैं उठते हैं, सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कहते हैं किस तरीके से उनके दामाद राकेश के पिता बनवारी लाल और घर के अन्य सदस्य, इन सारे सदस्यों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाते हैं कि इन लोगों ने मेरी बेटी को कहीं ना कहीं गायब कर दिया है। अब जब पुलिस वाले थे वो इस मामले को एक कागज़ पर नोट करते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी की उम्र वगैरह क्या थी। तो जो मोतीलाल होते हैं वो उम्र वगैरह बताते हैं। अब जैसे ही उम्र वगैरह बताई जाती है तो पुलिस वालों का जो दिमाग था, जो पहली बार में जहन जाना चाहिए वहीं जाता है। यानी आमतौर पर अगर कोई महिला 20 साल से 18 साल के आसपास या फिर 35 से 40 साल के आसपास के बीच की महिला होती है और वो कहीं चली जाती है तो सबसे पहले पुलिस अगर किसी एंगल पर छानबीन करती है तो वो एंगल यही होता है कि ऐसा तो नहीं कि वो किसी से प्यार मोहब्बत करती थी या फिर किसी के साथ में संबंधों में थी। और दूसरी तरफ मोतीलाल जो थे उन्होंने अपने समधी यानी अपनी बेटी के ससुराल वालों को नामजद किया था, तो ये भी कोई नई बात नहीं थी। अगर बिटिया के साथ में कुछ ना कुछ हो जाता है तो उसके मायके वाले होते हैं वो ससुराल वालों को ही नामजद करते। तो ऐसे में पुलिस के सामने कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अगर लड़की गुम हुई थी तो पुलिस इसमें छानबीन तो करेगी। लिहाजा पुलिस अपने तरीके से इस पूरे केस को सुलझाने के लिए, इस पूरे केस को समझने के लिए अपनी छानबीन शुरू करती है। और बार बार जो राकेश होता है यानी अब जो रत्नेश थी उसके जो पति होते हैं राकेश, उन्हें पुलिस थाने बुलाया जाता है। जो बनवारी लाल थे राकेश के पिताजी, उन्हें पुलिस थाने बुलाया जाता है। बार बार इन लोगों को बुलाने के बाद में इन लोगों से पूछताछ की जाती है। और दोस्तों महीनों इस मामले में गुजर चुके थे। ना तो राकेश कुछ पुलिस को बता पा रहा था, ना बनवारी लाल पुलिस को कुछ बता पा रहे थे, और धीरे धीरे इन सब में काफ़ी ज़्यादा जो टाइम था वो ज़ाया हो चुका था। दोस्तों जब लगातार वक्त गुजरता रहता है तो जो मोतीलाल होते हैं यानी रत्नेश के जो पिताजी होते हैं लड़की के, वो बार बार पुलिस से यही कहते हैं कि इस पूरे मामले में अगर कोई कुछ बता सकता है तो उनका दामाद राकेश बता सकता है, राकेश के पिता बनवारी लाल कुछ बता सकते हैं। और पुलिस जो थी वो लौट फेर कर इन्हीं लोगों से पूछताछ कर रही थी। इस मामले में 1 महीना गुजर चुका था, 2 महीने गुजर चुके थे, धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं, 4 महीने गुजर जाते हैं। वक्त गुजरता रहता है। यानी फरवरी साल 2018 की ये बात है कि जब ये केस हुआ था, और उसके बाद में ये जो पूरा साल 2018 था ये बीत जाता है। लेकिन अब तक ना पुलिस के हाथ में कोई सबूत था, ना पुलिस के हाथ में कोई मोटिव था, ना पुलिस को ये पता चला था कि आखिरकार वो लड़की कहाँ गई है। कोई भी पुलिस के हाथों कोई सबूत लग नहीं रहा था। पुलिस जो थी बार बार मोतीलाल से यानी लड़की के पिता से भी पूछताछ करती थी, लेकिन लड़की के पिता महज इतना ही कहा करते थे कि अगर इस पूरे मामले में कोई कुछ बता सकता है तो मेरा दामाद राकेश या फिर उसके पिता बनवारी लाल बता सकते हैं। दोस्तों साल 2018 पूरा बीत चुका था, यानी 10 महीने के आसपास इस केस को बीत चुके थे और पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा था। साल 2018 बीतता है, साल 2019 शुरू हो जाता है और साल 2019 भी तकरीबन आधा गुजर जाता है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में यानी कि 15-16 महीने गुजर चुके थे, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही साल 2019 आधा बीतता है
इसी बीच में घर का जो लड़का होता है राकेश, यानी पहले जिसकी पत्नी गायब हुई थी, अब वो राकेश भी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब जब राकेश अचानक से गायब हो जाता है तो जो राकेश के पिताजी होते हैं बनवारी लाल, ये पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहते हैं कि अचानक से उनका बेटा राकेश कहीं गायब हो गया है। अब पुलिस के सामने जब इस तरीके की रिपोर्ट बताई जाती है कि अचानक से राकेश भी गायब हो गया, तो पुलिस वाले बड़ा दुविधा में कि पहले पत्नी गायब हुई, बच्चे गायब हुए, अब राकेश भी गायब हो गया। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब राकेश की गुमशुदगी दर्ज करते हैं, उसके बाद में राकेश को ढूंढना चालू करते हैं। इसी बीच में समय गुजरता है, लेकिन उसके बाद में कासगंज में एक थाना पड़ता है, ढोलना थाना। इसी ढोलना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गुरूरपुर गांव, मारूपुर गांव सॉरी। ये जो मारूपुर गांव है, इसी गांव के अंदर एक शव मिलता है। वो शव इस स्थिति में था कि न उसके हाथ थे, न उसके पाँव थे, न उसका सर था, यानी पंजे काट लिए गए थे, हाथ काट लिए गए थे, सर काट लिया गया था। अगर बचा था तो महज उसका धड़ बचा था, जिसमें जिस्म के नीचे का हिस्सा था, बाकी जो गर्दन से नीचे वाला हिस्सा होता है वो हिस्सा था। और उस जेब से एक आई कार्ड मिला हुआ था। उस आई कार्ड पर नाम लिखा हुआ था राकेश और बाकायदा नोएडा का एड्रेस लिखा हुआ था। अब जैसे ही राकेश के पिता बनवारी लाल के पास में इस तरीके का फ़ोन आता है कि कासगंज के ढोलना थाने के मरूरपुर गांव में इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है, उस डेड बॉडी के पास में एक आई कार्ड मिला है और उस आई कार्ड पर नोएडा का पता है। लिहाजा जो परिवार वाले होते हैं बनवारी लाल के, वो तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे कासगंज पहुंचते हैं। और कासगंज पहुंचने के बाद में ये जो डेड बॉडी थी, यानी डील डॉल से, कपड़े लत्तों से, हर चीज़ से जब पहचानते हैं, ऊपर से आई कार्ड भी मिला था, तो तुरंत जो बनवारी लाल होते हैं ये दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। ये कहते हैं ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके ही बेटे राकेश की है। उसके बाद में पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है। पुलिस वाले इस परिवार वालों से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। तो जो बनवारी लाल होते हैं अब राकेश के ससुर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पहले जो राकेश की पत्नी गायब हुई थी तो राकेश के ससुर मोतीलाल ने राकेश के परिवार वालों पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने उनकी बेटी को गायब कर दिया है। अब जो बनवारी लाल थे वो अपने समधी यानी मोतीलाल पर इल्ज़ाम लगाते हैं और बताते हैं पुलिस को कि चूंकि इनकी बेटी कहीं भाग गई थी, इसलिए इनको शक था कि कहीं हमने इनकी बेटी के साथ में कुछ कर दिया, इसलिए इन्हें मेरे बेटे से खुन्नस थी, इसलिए इन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर कर लाश को इस तरीके से यहाँ पर फेंक दिया है। अब जब इस तरीके से बनवारी लाल के द्वारा मोतीलाल को नामजद किया जाता है कि राकेश के ससुर ने ही आखिरकार राकेश की हत्या की है। अब जब इस तरीके से नामजद रिपोर्ट लिखाई जाती है और एक हत्या इतनी बुरी तरीके से मर्डर किया गया, इसलिए पुलिस वाले मोतीलाल और उसके बच्चों को उठाते हैं, सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं, उन्हें अंडर कस्टडी रखते हैं, उनसे पूछताछ भी करते हैं। लेकिन जो मोतीलाल होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि साहब हमारा इस मर्डर केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो बस अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे जिसका नाम रत्नेश था, इसलिए हम परिवार वालों से लगातार पूछ रहे थे। बाकी राकेश का कत्ल किसने किया किसने नहीं किया इस बारे में हमें कुछ जानकारी ही नहीं है। लेकिन पुलिस वाले भी इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जो राकेश के पिताजी थे बनवारी लाल, वो सीधा सीधा इल्ज़ाम मोतीलाल के ऊपर लगा रहे थे कि इन्होंने ही हत्या की है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो मोतीलाल और इनके जो परिवार वाले लोग हैं, इन्हें अंडर कस्टडी रखा हुआ है, क्योंकि इस तरीके से मर्डर हुआ और ऐसे किसी का अगर मर्डर हुआ हो और वाकई में अगर ये लोग कातिल हैं तो इनको खुले आसमान के नीचे छोड़ना ये भी एक तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पेशेवर हो सकते हैं, कातिल हो सकते हैं या फिर खतरनाक लोग हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस इन्हें भी अंडर कस्टडी रखे हुई है। उधर जो बनवारी लाल है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है। इधर जो मोतीलाल का परिवार है ये पुलिस से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि साहब एक बार इस केस की सही से जांच कर लीजिए, क्योंकि इस केस से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। पुलिस उसके बाद में इस केस को अपने तरीके से देख रही है। साल 2019 था, वो 2019 भी गुजर जाता है। जो बनवारी लाल थे, इधर जो मोतीलाल थे, ये दोनों इस मर्डर केस का केस लड़ रहे हैं। मामला जो था वो न्यायालय में पहुंच जाता है, बाकायदा सज़ा का प्रावधान होने ही वाला होता है। लेकिन जो मोतीलाल था इस बीच में एक ही बात की गुजारिश पुलिस से लगातार कर रहा था और वो पुलिस से कह रहा था कि साहब एक बार इस केस को सही तरीके से देख लीजिए, हो सकता है कि ये जो लाश है ये राकेश की हो ही ना, या फिर हो सकता है कि किसी ने मर्डर कर दिया हो और हमें फंसाने की कोशिश की जा रही हो सकता है कि हम गलत तरीके से फंस जाएं और जो असली कातिल है वो पुलिस के चंगुल से निकल कर चला जाए। जब इस तरीके से लगातार मोतीलाल पुलिस से रिक्वेस्ट करता है तो एक बार को पुलिस के जहन में भी आता है कि चलो ठीक है यार, एक बार इस केस में छानबीन कर ही लेते हैं। अब चूंकि साल 2019 पूरा बीत चुका था, साल 2020 आ चुका था, लेकिन पुलिस वालों के सामने सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिरकार पुलिस वाले इस केस की छानबीन करें तो करें कैसे। ना तो डेड बॉडी के पास से कुछ ऐसी चीज़ें मिली, ना उसके फिंगर थे, ना उसके कुछ उसका सर था जिससे पहचान हो सके, जिससे शिनाख्त हो चुकी, बस धड़ मिला है, उससे कैसे पहचान हो कि राकेश है या फिर नहीं है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस केस में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं
इसी बीच में उड़ते उड़ते एक और खबर आती है, और वो खबर ये होती है कि राकेश और बनवारी लाल, इनका परिवार यहाँ का रहने वाला था, यानी अलीगढ़ का। अलीगढ़ में जो जगह पड़ती है गुरूरपुर गांव, यहाँ का जो परिवार है वहाँ का रहने वाला था। और इसी बीच में उसी टाइम, जिस टाइम पर राकेश गायब हुआ था, उसी समय पर एक और लड़का जिसका नाम कलुआ होता है, कलुआ उर्फ राजेंद्र, ये भी उसी समय गायब हो जाता है अचानक से, जिस समय राकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट राकेश के पिता बनवारी लाल ने थाने में लिखाई थी। अब जब इस तरीके की उड़ते उड़ते पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ते हैं, क्योंकि इस पूरे केसेस में, अगर पूरे इंसिडेंट में देखा जाए तो पहले राकेश की पत्नी रत्नेश और उसके 2 बच्चे गायब हुए, बाद को राकेश गायब हुआ, टोटल 4 लोग हो गए। एक लड़का जिसका नाम कलुआ, जो कि राकेश के ही गांव का रहने वाला था, वो गायब हो गया उसी समय पर, ठीक एग्जैक्ट जो समय था। अब गायब टोटल 5 लोग हुए हैं, डेड बॉडी सिर्फ एक बंदे की मिली है। आखिरकार जो 4 लोग हैं वो कहाँ पर हैं, ये पुलिस के जहन में जो सवाल था लगातार खटक रहा था। अब जब पुलिस वाले इस केस में लगातार उलझते जाते हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस केस को ऐसे नहीं सुलझाया जा सकता। दरअसल जो डेड बॉडी मिली थी, एक बार उसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। डीएनए टेस्ट से क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि डेड बॉडी किसकी थी। लिहाजा पोस्टमार्टम हुआ था डेड बॉडी का, तो उसका जो बिस्तरा वगैरह था वो सुरक्षित रखा गया था। इसलिए पुलिस वाले अब डीएनए का मिलान करवाते हैं। जो डेड बॉडी मिली थी उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, और डीएनए टेस्ट इधर बनवारी लाल, उधर जो कलुआ गायब हुआ था उसके पिता से जब मैच कराया जाता है तो यहाँ पर बहुत ही हैरान कर देने वाला रिजल्ट सामने आता है। दरअसल ये जो डीएनए टेस्ट पुलिस ने कराया था वो बनवारी लाल से मैच ना होकर बल्कि कलुआ के पिता से मैच हो जाता है। यानी बातें बिल्कुल साफ थी कि जो डेड बॉडी मिली थी ये राकेश की नहीं थी, बल्कि बनवारी लाल जो बातें कह रहे थे वो बातें बिल्कुल अनुचित थी, क्योंकि जो डीएनए टेस्ट मैच हुआ था वो कलुआ के पिता से हुआ था। यानी डेड बॉडी राकेश की ना होकर साबित हो गया कि कलुआ की थी। अब जब इस तरीके की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं कि डेड बॉडी राकेश की ना होकर कलुआ की है, तो पुलिस वाले बड़ा अचरज में पड़ते हैं। उसके बाद में कलुआ के घर वालों से, परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिर कलुआ कैसे गायब हुआ था। तो जो कलुआ के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि कलुआ को फ़ोन कर कर राकेश ने ही बुलाया था कि किसी रिश्तेदार के यहाँ चलना है, कहीं काम से चलना है, थोड़ी देर में लौट आएंगे। उसके बाद से कलुआ कभी लौट कर नहीं आया। जब राकेश के बारे में पता किया तो राकेश भी गायब है, जब से ही ढूंढ रहे। यानी ये मामला साल 2018 से चला था, साल 2020 आ चुका था। 2 साल से ज़्यादा का समय इस पूरे केस में गुजर चुका था और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ था नहीं। पुलिस बस पूछताछ कर रही थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस के जहन में कुछ अजीब तरीके के सवालात आते हैं। पहला सवाल पुलिस के जहन में ये आता है कि अगर वो डेड बॉडी कलुआ की थी तो फिर राकेश के परिवार वाले यानी बनवारी लाल ने उस डेड बॉडी को राकेश के तौर पर क्यों शनाख्त किया। चलो ठीक है, शनाख्त कर भी लिया, लेकिन उसकी जेब में आखिर वो आई कार्ड क्या कर रहा था, जो आई कार्ड राकेश का था और उस पर एड्रेस इसी जो जगह है नोएडा की जहाँ पर इनका घर है वहाँ का एड्रेस उस पर क्यों लिखा हुआ था। मामला साफ था कि राकेश और बनवारी लाल कुछ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कलुआ की डेड बॉडी से राकेश का आई कार्ड मिलना, राकेश का गायब होना कहीं ना कहीं मामले को उलझा रहा था। अब चूंकि राकेश तो गायब था, इसलिए पुलिस वाले बनवारी लाल तक पहुंचते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद में थाने लेके आते हैं और थाने लेने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं। फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। अब चूंकि जो बनवारी लाल था ये भी पहले पुलिस वाला रह चुका था, तो इससे सारी चीज़ें ज्ञात थीं कि सच उगलवाने के लिए पुलिस वाले किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए जो बनवारी लाल था ज़्यादा देर तक तो पुलिस के सामने झूठ बोलता नहीं है, क्योंकि इसे पता था कि पुलिस वाले थर्ड डिग्री भी दे सकते हैं। इसलिए जो बनवारी लाल था पुलिस के सवालों के सामने टूटता है और टूटने के बाद में सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब राकेश जिंदा है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बनवारी लाल के मुंह से ये सुनते हैं कि राकेश जिंदा है, तो उसके बाद में पुलिस वाले पूछते हैं कि राकेश जिंदा है तो कलुआ का मर्डर किसने किया, और कलुआ का मर्डर अगर किसने किया तो और जो राकेश की पत्नी रत्नेश थी वो कहाँ है, उसके दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो बनवारी लाल कहता है कि साहब राकेश ने ही कलुआ का मर्डर किया है और उसने ही अपनी पत्नी रत्नेश और अपने दोनों बच्चों का मर्डर किया है। अब जैसे ही ये बातें पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद बनवारी लाल से पूछते हैं कि हत्या क्यों की, क्या वजह थी, क्या रीज़न था। तो बनवारी लाल यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहता है कि साहब इस बारे में तो राकेश ही बता सकता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी जानकारी नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले बनवारी लाल से पूछते हैं कि राकेश कहाँ है, आखिर 3 साल से वो कहाँ छुपा हुआ है। तो राकेश कहता, जो बनवारी लाल है वो कहता है कि साहब राकेश के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि एक रूबी नाम की लड़की है जो खुद एक कांस्टेबल है पुलिस में और वो ऑन द ड्यूटी है।
और उसी से राकेश मोहब्बत करता है और उसी को इस बारे में पता हो सकता है। यानी राकेश के बारे में अगर कुछ भी जानकारी मिल सकती है तो वो रूबी से मिल सकती है। रूबी जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल है। अब जब पुलिस वाले उससे रूबी का एड्रेस पूछते हैं तो राकेश कुछ ज़्यादा बात तो नहीं बताता है, लेकिन रूबी का मोबाइल नंबर पुलिस वालों को दे देता है। अब उसके बाद में पुलिस वाले रूबी का मोबाइल नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर रूबी को कॉल किया और राकेश के बारे में पूछा तो हो सकता है कि रूबी बता भी दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि राकेश अपनी लोकेशन चेंज कर दे। इसलिए पुलिस वाले इस पूरे केस को क्लोज कर देते हैं और रूबी का नंबर सर्विलांस पर लगा देते हैं और सारी ही चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखते हैं। अब उसके बाद में पुलिस वाले जब सर्विलांस पर लगाकर इस रूबी के नंबर को ट्रैक कर रहे थे तो उसी समय एक नंबर ऐसा था जो रूबी के मोबाइल पर बार बार आ रहा था। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो नंबर है ये किसी और का नहीं, राकेश का हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले अब इस नंबर की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कि ये नंबर किसका है। तो पता चलता है कि ये नंबर तो किसी दिलीप शर्मा के नाम पर एक्टिव है, और दिलीप शर्मा जिसकी लोकेशन हरियाणा की है। अब ये माजरा क्या है, लेकिन पुलिस वालों के पास में इसके सिवा और कुछ चारा नहीं था। इसलिए पुलिस वाले अब जीरो इन करते करते साल 2021 जुलाई अगस्त के महीने में हरियाणा पहुंचते हैं और दिलीप शर्मा को उठाते हैं। उठाने के बाद में पुलिस थाने लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मामला दूसरा था। ये व्यक्ति अपने आप को दिलीप शर्मा बता रहा है, लेकिन जैसे ही राकेश का ससुर यानी मोतीलाल, जिसकी बेटी गायब हुई थी और जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने राकेश की हत्या की है, वो मोतीलाल पुलिस के सामने चीख कर कहता है कि यही उसका दामाद राकेश है। और इधर जो ये व्यक्ति पुलिस वालों की गिरफ्त में था ये बता रहा था कि मेरा नाम दिलीप शर्मा है। अब पुलिस वाले बड़ा आश्चर्य में पड़ते हैं कि मामला क्या है। मोतीलाल कह रहा है ये उसका दामाद राकेश है। ये जो व्यक्ति हम जिसे गिरफ्तार करके लेकर आए ये बता रहा है मेरा नाम दिलीप शर्मा है, बाकायदा अपना आधार कार्ड दिखा रहा है। अब पुलिस वाले इस मामले में अचरज में तो पड़ते हैं, लेकिन पुलिस वाले सोचते हैं कि ये भले ही कितने ही चालाक हों, हम इस मामले की तह तक पहुँच कर रहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में लगभग 3 से 4 साल का समय गुजर चुका है। इसलिए पुलिस वाले अब ये जो दिलीप शर्मा जो हरियाणा से गिरफ्तार किया था इससे पूछताछ करते हैं। और दोस्तों जब दिलीप से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो दिलीप यहाँ पर टूट जाता है, और टूटने के बाद में एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद में पुलिस वाले, बल्कि मैं खुद भी चौंक गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जो राकेश है ये बताता है कि शादी से पहले वो एक लड़की जिसका नाम रूबी था उससे मोहब्बत किया करता था, और मोहब्बत किया करता था, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी राकेश के जो पिता थे बनवारी लाल, उन्होंने इसका रिश्ता रत्नेश नाम की लड़की के साथ में तय कर दिया। इसने घर में कोई बात बताई नहीं कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है वगैरह वगैरह। उसके बाद में रत्नेश से इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो राकेश था इसके जहन में, दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही लड़की का नाम चलता था, और वो नाम था इसकी पहली मोहब्बत रूबी का। ये बाकायदा रूबी से मिला करता था, उसके साथ में जैसे रहता था वैसे ही रहा करता था, कोई चीज़ें फ़र्क नहीं थी। समय गुजरता रहता है। अब ये सोचता था कि दोनों ही रिश्ते में चलाता रहूँगा, पत्नी वाला जो रत्नेश के साथ में रह रहा हूँ वो भी चलता रहेगा, उधर जो रूबी है उसके साथ में भी वैसे ही रहूँगा। लेकिन इस बीच में इसके जहन में ख्याल आता है कि रूबी की अगर कहीं शादी हो गई तो हो सकता है कि रूबी वो रिश्ता ना चला पाए जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। हो सकता है कि शादी के बाद रूबी बदल जाए। उसके बाद में जब इसके जहन में ये बातें आती हैं तो सोचता है कि अगर मैं तलाक दूंगा तो मामला फंस जाएगा, इसलिए रूबी से मैं शादी भी नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर यही होगा कि पत्नी और बच्चों के साथ में कुछ ऐसा कर दूं जिसके बाद में किसी को कुछ भी पता न चले। उसके बाद में एक तारीख आती है जो कि 14 फरवरी साल 2018 की तारीख थी। 14 फरवरी को ये अपने काम से आता है। काम से आने के बाद में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नीचे बेसमेंट में बुलाता है कि कुछ काम है। बच्चे और पत्नी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद में लोहे की रॉड से ये अपनी पत्नी और अपने बच्चों के ऊपर हमला कर देता है। अनगिनत रॉडों से वार कर अपनी पत्नी अपने बच्चों की हत्या कर देता है, और उसके बाद को उनके शवों को वहीं बेसमेंट में गड्ढा खोद कर दफन कर देता है, ऊपर से प्लास्टर कर देता है। उसके बाद थोड़े दिन का इंतजार करने लगता है कि जो प्लास्टर फर्श उसने किया है वो सूख जाए। जब वो सूख जाता है तो उसके बाद में ये फ़ोन करता है। फ़ोन करने बाद में अपने ससुर मोतीलाल को बताता है कि इस तरीके से उसकी जो पत्नी रत्नेश है वो गायब हो गई है। उधर जो ससुर मोतीलाल होते हैं इन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है, वो एफआईआर कर देते हैं, और एफआईआर जब कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अभी जो चक्कर था ये पुलिस का चक्कर पड़ जाता है। और जब इसको लगा कि ये पुलिस का चक्कर पड़ गया तो ये सोचेगा कि अब लंबा चक्कर पड़ जाएगा, अब रूबी से उसे मिलना भी है, शादी भी करना है, और पुलिस का चक्कर पड़ गया तो कहीं ना कहीं अंत में मैं फंस भी सकता हूँ। इसलिए ये फैसला करता है कि क्यों ना अपने आप को मरा दिखा दूँ। उसके बाद में मरा दिखाऊँ तो कैसे दिखाऊँ। उसके बाद में ये तलाश करता है अपने जैसे दिखने वाले एक लड़की की, और इसकी तलाश इसी के गांव में जाकर ख़त्म होती है। इसका एक दोस्त था जिसका नाम कलुआ उर्फ राजेंद्र होता है। वो इसकी तरह दिखता था, इसकी तरह कद काठी थी। उसके बाद में कलुआ उर्फ राजेंद्र को बुलाता है। बुलाने के बाद में कहता है कि एक रिश्तेदार के यहाँ चलना है, तुम बाइक चलाते रहना, मैं पीछे बैठ जाऊँगा। अब जो कलुआ था दोस्त का कहना मानता कैसे ना मानता,
इसलिए कल वो आ जाता है, बाइक चलाता है। उसके बाद में ये लोग कासगंज पहुँचते हैं, ढोलना थाने में पहुँचते हैं और उसके बाद में जो गुरूरपुर गाँव आता है वहाँ पर पहुँचते हैं। वहीं पर रुक कर जो राकेश होता है कलुआ को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद में उसकी हत्या करता है। फिर सोचता है कि अगर इसके फिंगरप्रिंट्स रह गए तो हो सकता है कि फिंगरप्रिंट्स से पहचान हो जाए, इसलिए उसके हाथ और पाँव सब काटता है, आंखें फोड़ देता है, सर काट लेता है और उसके बाद में बाकी के जो हिस्से थे जिस्म के वो कहीं और जाके छुपा देता है। डेड बॉडी वहीं छोड़ देता है, उसको अपने कपड़े पहनाता है, आई कार्ड छोड़ता है और घर वालों को प्लान में शामिल कर लिया था, पिता माँ भाई सबको शामिल कर लिया था कि तुम लोग डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेना, इस तरीके से मैं बच सकता हूँ। उसी तरीके से प्लान के मुताबिक घर वाले पहुँचते हैं और डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और उसके बाद में राकेश मर गया इस तरीके की अफवाह फैल जाती है। रिपोर्ट राकेश के ससुर मोतीलाल के ऊपर कर दी जाती है ताकि क्रॉस केस में उन्हें फंसा दिया जाए और वो लोग आगे अपनी बेटी के बारे में कुछ छानबीन ही ना कर पाए। उसके बाद में बताता है कि ये सब मैंने इसलिए किया कि मैं रूबी से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। दोस्तों, जब पुलिस ने ये पूरी बात सुनी तो पुलिस बड़ा हैरान हुई। 3 साल के बाद में इसके बताए हुए उसके घर के उस बेसमेंट में गई जहाँ से 3 कंकाल प्राप्त हुए। उसके बाद में इसे न्यायालय में पेश किया गया। मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। जिस तरीके की भी इसको सज़ा मिलेगी मैं आप लोग को ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन दोस्तों, एक लड़का जो किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उसके परिवार वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। तो इस लड़के को चाहिए था कि अपने परिवार वालों के सामने आवाज़ उठाए। अगर उससे इतनी ही मोहब्बत करता था कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, मेरी शादी रूबी से करा दो। और अगर इतनी आवाज़ नहीं उठा सकता था तो शादी के बाद इसे पुरानी ज़िंदगी के बारे में भूल जाना चाहिए था। ये अपनी पत्नी रत्नेश के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताता। लेकिन दोस्तों, आजकल के बच्चे ना ही घर में बात कह पाते हैं कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं और ना ही शादी के बाद में भूल पाते हैं, जिसका अंजाम ये होता है भयावह होता है, कत्ल होते हैं, मर्डर होते हैं। जबकि अगर आप मेरी मानो तो मैं कहूँगा कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, शादी करना चाहते हो तो आप अपने परिवार में बात कीजिए। परिवार वाले ना माने तब आप कुछ दूसरा, चाहे कोर्ट मैरिज कर लें, बहुत सारे रास्ते दिए हैं ना। लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी तीसरे शख्स की ज़िंदगी से खेलना, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की सही बात है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी से क्या समझते हैं, क्या शिक्षा पाते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स स्टेटस फॉर यू का लिखते हैं, इस कहानी को सुनाने में आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की, एंड तक आपने हमें अलग ही जिज्ञासा में रखा कि भाई कातिल कौन होगा। तो स्टेटस फॉर यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा वाला कमेंट्स मैं आपका नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद में यूज़र है और ये लिखते हैं नूरहुब शिंदे करके आईडी है, लिखते हैं फर्स्ट कमेंट किया है भैया जी, नरेंद्र शिंदे नागपुर महाराष्ट्र से। तो आपने जब मेरी वीडियो प्रीमियर पर थी तभी कमेंट्स कर दिया था, मैंने देख लिया था भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र शिंदे जी, आप नागपुर महाराष्ट्र से हमारी कहानी सुनते हैं। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। साजिद जी हैं, लिखते हैं एक्सप्लेन, तो भैया बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी लिखते हैं कहानी अच्छी है, आपकी कहानी बहुत कुछ सिखाती है, शुक्रिया भाई। तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया। सतबीर है, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं, तो सतबीर जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। उस्मान भाई को सुना चुके हैं मगर आपकी आवाज़ में अच्छा लगा स्टोरी सुनाने में। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, थैंक यू मिस्टर मलिक। तो दिल बहादुर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। राजकुमार है, लिखते हैं वेरी गुड कहानी सर जी, मैं राजकुमार गौतम रायबरेली उत्तर प्रदेश से सुनता हूँ। तो राजकुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। कुतुब पाकिस्तान है, लिखते हैं ग्रेट स्टोरी मलिक साहब। तो कुतुब पाकिस्तान जी आपका शुक्रिया। सुनील झाकर है, लिखते हैं सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं। तो सुनील चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अब्बास है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानात बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं। तो लईक अब्बास जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है अल बफ़ा करके आईडी है, लिखते हैं नाइस, तो भैया आपका शुक्रिया। फराज अहमद है, लिखते हैं आंचल यादव के भाई ने बिल्कुल सही किया। तो फराज अहमद जी आपका शुक्रिया कि आपने अपनी राय दी। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुंदर कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मंसूरी भाईजान वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया है, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से, ये कहानी सुनी बहुत अच्छी लगी। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बहुत पहले सुन ली है ये स्टोरी, जिनका नाम है शेखर चंद्र। तो शेखर चंद्र जी आपका शुक्रिया। और जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से सुनते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयराज जी। उसके बाद में अनिल कुमार हैं, अमेरिका से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, बुलंदशहर से सुनते हैं, आपका बहुत शुक्रिया भैया, नमस्कार सुनील त्यागी जी। उसके बाद में नारायण कुमार हैं, लिखते हैं हाय सर, तो भैया हाय, कैसे हैं। गंडलवाल करके आईडी है, लिखते हैं हमारे यहाँ
कोलाबा ही कहते हैं। तो गंडनबाल जी आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं हूँ और उत्तर प्रदेश में कोलाबा ही कहते हैं। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं स्टोरी बहुत दुखद थी, तो आपका बहुत शुक्रिया। दानिश हैं, लिखते हैं ये अच्छा किया होता है हिंदी में बताओ, मैं इंग्लिश में नहीं, हिंदी सबको आती है, ये शिक्षा क्या होता है। मैं समझ नहीं पाया दानिश जी आप क्या कहना चाहते हैं, आज के वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा। मुगीब आज़मी है, लिखते हैं शावेज भाई उस भाई ने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया, समझाना था शायद मान जाती। इरशाद खान है, लिखते हैं ये कहानी शायद क्राइम पेट्रोल में भी दिखा चुके हैं, शायद दिखा चुके हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो भी कमेंट्स कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।